औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मीका वली। ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एक इंतहाई इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है पॉलिटिकल साइंस का। और इसमें इसको एक्सप्लेन में करने से पहले आप एक सवाल का जवाब दें कमेंट सेक्शन में। अगर आप CSS ऑफिसर बन गए और मुल्क बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा तो क्या आप झूठ बोलेंगे या नहीं? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और एंड पे आपने हमें ये बताना है, ये इस मीका वैली को पढ़ने के बाद आपने फिर कमेंट सेक्शन में बताना है क्या आपने कहा वो क्या कहते हैं, आंसर सेम है या आप उसमें तब्दीली आई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीका वली की एक्सप्लेन करेंगे क्या कहते हैं बायोग्राफी, ताकि आपको समझा जाए कि ये कब पैदा हुआ। बायोग्राफी, ये कब पैदा हुआ, कब फौत हुआ। ये MCQs के लिए है, ना कि आपके लिए इसको आपने आंसर में लिखना है। ये सिर्फ आपके लिए वो होगा, MCQs के लिए होगा। ठीक है, तो मीका वली वो पैदा हुए 1469 के दौरान और उनकी फौत हुए हैं वो 1529 को AD। पहले जो प्लेटो था और वो अरिस्टोटल वो BC में थे, ये AD में है। ठीक हो गया। मीका वली फ्लोरेंस में पैदा हुए, जो एक सिटी स्टेट था इटली का। उसके बाद उसने फ्लोरेंस इसने अपनी लॉ की डिग्री हासिल की, तो उसने ज्वाइन द कोर्ट ऑफ फ्लोरेंस, यानी जो उसका कोर्स को ज्वाइन कर लिया। तो उसके बाद में फ्लोरेंस में एक रेवोल्यूशन आया। रेवोल्यूशन के बाद ये बन गया सेक्रेटरी ऑफ वार एंड पीस। ये उसकी लाइफ साइकिल है। उसके बाद ये 14 साल तक सेक्रेटरी ऑफ वार एंड पीस रहे। उसके बाद जो था, इस दौरान वो ट्रैवल करते रहे। उन्होंने इटली की सारी स्टेट्स घूमी और दुनिया को भी घूमा। ठीक है, 14 साल के बाद फिर रेवोल्यूशन वो क्या कहते हैं रिवर्स हो गया। तो ये प्रोसिक्यूटेड हुए, यानी इसको जेल में भेजा गया, फिर इसको एग्जाइल पे भेज दिया गया। ठीक है, एग्जाइल में भेजने के बाद तो एग्जाइल में जब ये अपने मुल्क से बाहर थे तो इन्होंने ये किताब लिखी थी, द मीका वली। उसके बाद इन्होंने लेटर लिखा था गवर्नमेंट को, लेटर टू गवर्नमेंट फॉर सर्विसेज। उसके बाद ने मैसेज लेटर लिखा था गवर्नमेंट जो सब फ्लोरेंस में थी कि क्या मैं अपनी सर्विस के लिए आ सकता हूँ। तो उसके बाद उसने आगे हुकूमत में उसी हुकूमत को आके ज्वाइन किया और अपनी सर्विसेज दी। ठीक है, जो इसकी मशहूर बुक है उसका नाम है, बुक इसकी जो है उसका नाम है द प्रिंस। ये इसकी बुक है, इसको याद कर लें, प्रिंस। ये मीका वली की है, द प्रिंस बुक। और अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि प्लेटो की 3 बुक्स हैं, उनमें से 2 बुक्स का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। ठीक हो गया, ये होगी आपकी बुक्स होगी, उसकी बायोग्राफी होगी। उसके बाद इस पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जाम। क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जाम, क्योंकि हमने CSS की तैयारी करनी है, हमने एग्जाम पास करना, ना कि हमने पॉलिटिकल फिलासफर बनना है। इसलिए सर हमने उसके मुताबिक करेंगे। जो पहला वो सवाल पूछा तो वो कहता है थ्योरी, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ प्रिंस और पावर पॉलिटिक्स बाय मीका वली। पावर पॉलिटिक्स बाय मीका वली। दूसरा सवाल पूछ सकता है एडवाइसेस टू प्रिंस बाय मीका वली। मीका वली, ठीक है। और तीसरे जो सवाल वो पूछता है वो कहता है मॉडर्न रेलिवेंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, बाई पावर पॉलिटिक्स बाई मीका वली। ठीक हो गया, इस तरह वो सवाल पूछता है। उसके बाद आप नोट कर लें कि इसका कॉन्टेक्स्ट हमेशा याद रखना होता है। जब भी आपने
कोई फिलासफर लिखना, उसका एक्सप्लेन करना, सबसे पहले आपने उसका कॉन्टेक्स्ट देना है कि उसने अपनी ये कॉन्टेक्स्ट, जो कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, उसने ये थ्योरी क्यों दी। ठीक है, इसकी वजह यह है कि जो जब ये मेगावली पैदा हुआ तो उस वक्त जो इटली था वो 5 स्टेट में डिवाइडेड था। इटली हैज़ 5 स्टेट्स, सिटी स्टेट्स कह लें, स्टेट्स कह लें। तो उसमें जो फ्लोरेंस था वो आपस में लड़ते रहते थे हैं। जो स्टेट्स थी आपस में लड़ती रहती थी, और ये सारे रोमन्स थे। इटली में जो सारे मेंबर्स थे वो सारे रोमन्स, यानी एक ही सेम ब्लड ग्रुप था इनका। ये आपस में लड़ते रहते थे, और जो इनको जो सपोर्टर थे ना, कभी इनको जो वो एक स्टेट को कभी रशिया सपोर्ट कर रहा होता था, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन एक्सेट्रा, ये जो थे ये अपने इनको सपोर्ट करते थे। यानी जो सिटी स्टेट्स थे इनकी नोट कर लें आप। पहले है फ्लोरेंस जिसमें ये मेकअवली पैदा हुआ, उसके बाद सिसले, मीपल, वीनस, रोम। ठीक हो गया, ये 5 स्टेट्स थी इटली की। ये आपस में लड़ती रहती थी, और इनको जो सपोर्ट करता था, कभी रशिया ने फॉर एग्जांपल सिसले को सपोर्ट कर दिया तो फ्रांस ने उसको सपोर्ट किया, तो लड़ते वही थे, मरते जो थे वही रोमन ही, सेम ब्लड ग्रुप, यानी इटली के लोग मरते थे, बाकी वो सपोर्ट करते थे जैसे। इसलिए वो इसकी जो विश थी ना, जो इसकी इस थ्योरी के पीछे वो विश टू यूनिफाई द इटली स्टेट्स, यानी इनको सबको इकट्ठा कर ले, यानी एक इटली बना ले। ठीक है, लेकिन उस दौर में ये था कि उन दिनों वो इनलाइटनमेंट का दौर था। इनलाइटमेंट मूवमेंट, इसके मुताबिक था कि जो कुछ है वो जो चर्च है वो सही कह रहा है, डिवाइन चर्च जो कह रहा है वो सही कह रहा है। डिवाइन राइट के क्या कि डिवाइन राइट्स, यानी जो किताब में है, खुदाई किताब में वो सही है, वो ऑब्जर्वेंस पे यकीन नहीं रखते थे। इसकी मिसाल देते होते हैं कि एक दफ़ा किसी ने कहा कि घोड़े के दांत 28 होते हैं, और दूसरे ने कहा घोड़े के दांत 32 होते हैं। इस बात में बात छिड़ गई, तो चलते रहे, तो वो आसमानी किताबें आ गई, किसी में कहना वो कह 28, कोई कह 32। तो एक बंदे ने कहा कि आप नोट कर लें कि घोड़े का मुंह खोल के दांत गिन लें। तो इस बात पे उस बंदे को एग्जीक्यूट कर दिया गया था कि उसने उसको वायलेट किया, कि डिवाइन बुक को वो किया है, वायलेट किया है। तो ये नहीं, वो खुदा की बातों पर इतना यकीन रखते थे। तो इसलिए जो किंग था ना, उस दौर में जो किंग थे वो डिपेंड करते थे पॉप पर, के पॉप इनको वैलिडेट करता था। ठीक है, इनको बताता था कि आप अगर पॉप कहे कि किंग ठीक नहीं है तो लोग इसके खिलाफ हो जाते थे, और जो कंट्रोल पॉप को पब्लिक कंट्रोल करता था, और किंग जो था इन पे पब्लिक को कंट्रोल करता था, पब्लिक पे हुकूमत करता था। इसलिए इन दोनों के आपस में बड़े गहरे ताल्लुक थे। जो उसने जो डिफाइन किया ना, फाउंड आउट किया ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, के जो इटली में जंगें हो रही हैं इसके पीछे जो है वो पोप है, कि वो अपनी पावर को बढ़ाता जा रहा है, और जो पावर उसकी है किंग की पावर को कमज़ोर करता जा रहा है। क्योंकि वो कहता है डिवाइड एंड रूल, के उसने जो जो पॉप है उसने पॉलिसी अपनाई हुई है डिवाइड एंड रूल, कि उसने सिटी स्टेट को डिवाइड, इटली को डिवाइड किया हुआ है एंड रूल कर रहे हैं। ठीक है, इसी को मद्देनजर रखते हुए उसने अपनी थ्योरी दी थी पावर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, पावर और पॉलिटिक्स के 6 असूल हैं टोटल। उसका जो पहला असूल है
तो अब इसके वो पहले इसके रूल्स ऑफ वो कहते हैं एडवाइसेस लिख लें या थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल लिख लें। प्रिंसिपल्स और एडवाइसेस ऑफ पावर पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, इसका जो पहला प्रिंसिपल है वो है स्टेट इज अ एंड, स्टेट इज एन एंड, कि स्टेट मीन नहीं है, स्टेट एक एंड है कि हमने स्टेट के इंटरेस्ट को प्रेफर करना है। तो इसके लिए आप किसी को झूठ बोलें, टेल अ लाई, टेल अ लाई, मसला कोई नहीं है, झूठ बोल सकते हैं। डिसीव अ पर्सन, यानी किसी को डिसीव कर सकते हैं। किल अ पर्सन, किल कर सकते हैं, एक्सेट्रा। नॉट मैटर, मसला नहीं है। सिर्फ मैटर क्या करता है, ओनली स्टेट्स इंटरेस्ट मैटर्स। तो आप स्टेट के लिए किसी बंदे को कत्ल कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका जो कहते हैं एंड होना चाहिए, जो उसका हमेशा एंड होना चाहिए, वो जस्टिफाइड फॉर द स्टेट। यानी उसके बारे में आपने जंग की है, अगले बंदे को मार दिया है, तो आप जस्टिफाइड करेंगे कि हमने क्यों मारा है, कि हमने अपने आप को जस्टिफाइड एंड जस्टिफाइड फॉर स्टेट। ठीक है, कि हमने बंदे इसलिए मारे कि हम वो अपने हमारी स्टेट में वो कर रहे थे, यानी इंस्टीट्यूशन कर रहे थे, हमारी स्टेट में घुस रहे थे, तो इसलिए हमने उनको कत्ल कर दिया। यानी आप स्टेट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट, स्टेट के इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट है, आपको पॉप्स लेने की जरूरत नहीं है, फॉक्स एंड लाइन स्ट्रेटजी, कि आपको अपनी पावर लेने के लिए पॉप की जरूरत नहीं है। यू नीड नो पॉप्स, यू नीड नो, क्या कहते हैं, वैलिडेशन। हाँ, नो वैलिडेशन फ्रॉम पोप फॉर रूल। इसके लिए आपको चाहिए कि आपको एक इस स्टेज में, अगर ये फॉक्स, यानी आपको पहले क्लेवर होना चाहिए। फॉक्स जो होती है वो क्लेवर होती है, और लाइन की तरह आपके अंदर ब्रेवरी होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपके अंदर आपस आप में होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको रिस्पेक्ट किया जाए, तो इस इफ यू वांट रिस्पेक्टेड विदाउट वैलिडेशन, वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल, रिस्पेक्ट फ्रॉम पब्लिक विदाउट पॉप, है विदाउट वैलिडेशन ऑफ पॉप। तो इसके लिए आपको लोगों को ड्रा के रखना होगा, फेयरफुल इन पब्लिक। अब पब्लिक को आपने ड्रा के रखना है, ना कि मोहब्बत, उनको सब मोहब्बत नहीं करनी, बल्कि आपने रुथ बिहेवियर रखना है उनके साथ, रुथ फुल बिहेवियर रखना है, रुथ फुल बिहेवियर रखना है पब्लिक के साथ। यानी पब्लिक आपसे डरे, ना कि आपको प्यार करे। प्यार भी आपसे करे, लेकिन लिमिटेड करेगा। ज़्यादा प्यार करेंगे तो फिर वो रेवोल्यूशन आ सकता है कि वो आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, लेकिन अब जब डरेंगे तो फिर वो आपके खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। उसके बाद आपने अपनी पावरफुल आर्मी रखनी है, पावरफुल आर्मी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, आपने सिर्फ उस वक्त के दौर में ना मर्सडीज होते थे, कि जो आपको उनको पैसे देते थे, वो आपके लिए जंग लड़ते थे। अभी जो रशिया ने किया हुआ है यूक्रेन में, तो मर्सडीज लड़वा रहा है। तो इसलिए आपने नॉट डिपेंडेंस ऑन, नॉट ओनली डिपेंड ऑन मर्सडीज, डिपेंडेंस, नॉट ऑन डिपेंडेंस ऑन मर्सडीज, मर्सनरीज। ठीक हो गया।
उसके बाद नंबर तीसरा जो पॉइंट है वो है नेवर बिलीव इन पीस। नेवर बिलीव इन पीस। आपने कभी भी पीस के दौरान पे यकीन नहीं करना, क्योंकि हमेशा अपने आप को जंग के लिए तैयार करो। प्रिपेयर एवरी टाइम फॉर वार, एवरी टाइम फॉर वार। ठीक है, इसमें वो कहता है एक्सपायर या एक्सपैंड थ्योरी, एक्सपैंड या एक्सपायर थ्योरी। ठीक है, कहता है अगर अगर पहले एक कि आप एक्सपैंड हो जाएं कि अपने दुश्मन पर अटैक करके उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लें, या फिर वो आपके आप पर कब्जा करके आप पर अटैक करके आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लेगा और आप एक्सपायर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको चाहिए कि हमेशा आप जंग की तैयारी करते रहें, और जंग पीस के दौरान आपने जंग में तैयारी हमेशा करते रहना है। और सबसे बेहतर हल है कि आप डिफेंड करना चाहते हैं तो आप उसको अटैक कर दें दुश्मन पर, ताकि वो अपने आप को संभाल ना सके और आप नहीं उसको एक्सपेंड कर सकें, ना कि आप एक्सपायर हों। तो डिफेंड करना है तो आप अटैक करें, अटैक करेंगे तो आप एक्सपेंड हो जाएं, तो फिर लेस चांसेस ऑफ एक्सपायर, लेस चांसेस ऑफ एक्सपायर। इसकी मिसाल वो देता है, इसकी जो रियल टाइम एग्जांपल है वो है जर्मनी। जब वर्ल्ड वार 1 के बाद पीस हो गया था तो जर्मनी ने अपनी तैयारी जारी रखी थी। जर्मनी प्रिपेयर्ड इट सेल्फ ड्यूरिंग पीस टाइम, और उन्होंने फिर वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट कर दी थी, जिससे उन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की। लेकिन उसने जो रशिया पे अटैक किया था वो उसकी गलती थी। ठीक हो गया। और चौथा पॉइंट है, ये चौथा जो पॉइंट वो है नॉट न्यूट्रल हैपोक्रेसी, नॉट न्यूट्रल हैपोक्रेसी। इसके बारे में क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ खड़े हैं, ये वीक स्टेट है, डब्ल्यू फॉर वीक स्टेट, आप इसको कह लें आई कह लेंगे, मैं हूँ वही वीक स्टेट, और ऐसी ये है स्ट्रॉन्ग स्टेट। ठीक है, अगर ये इस पर अटैक करती है तो आप बताएं कि आपका पहले कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका क्या आंसर है, कि हमें किसके साथ किसको सपोर्ट करना चाहिए। हमें स्ट्रॉन्ग स्टेट को सपोर्ट करना चाहिए या वीक स्टेट को सपोर्ट करना चाहिए। इसका आप हमें आंसर कमेंट सेक्शन में दें। तो अकॉर्डिंग टू मीकावली आपने हमेशा वीक इसको सपोर्ट करना है, वीक स्टेट को सपोर्ट करना है, क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग स्टेट इसको फतह कर लेगी तो फिर वो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आप होंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप वीक स्टेट को सपोर्ट करो और स्ट्रॉन्ग को वीक स्टेट के दरमियान लड़ते लड़ते उसको ख़त्म कर दो। इसकी जो रियल टाइम वो है केस स्टडी है वो है, फॉर एग्जांपल ये था पाकिस्तान, ये था रशिया और ये था अफगानिस्तान। तो जब रशिया ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, क्योंकि हम वो कह रहे थे कि रशिया गर्म पानी तक ऐसा चाहता है तो इसलिए नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान पर अटैक करेगा। इसलिए हमने एक जान भी ज़ाया किए बगैर रशिया को अफगानिस्तान में हरा दिया। तो ये हमारी वो कहते थे कि नॉन न्यूट्रल पॉलिसी एक अच्छी पॉलिसी हमारा स्टेप था। तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है मीकावली। उसके बाद नंबर 5th पॉइंट है उसके बाद कहता है कि योर इंटरेस्ट योर पर्पस स्टेट योर ऑब्जेक्टिव इज योर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट स्टेट इंटरेस्ट। तो स्टेट इंटरेस्ट कि आपका जो मकसद होना चाहिए वो उसका मकसद होना चाहिए कि आपने अपने स्टेट इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। तो आपका कोई दुश्मन नहीं, परमानेंट कोई आपका कोई दुश्मन नहीं होता, कोई आपका परमानेंट दोस्त नहीं होता। ठीक है, तो जो जिनके स्टेट इंटरेस्ट आपस में मर्ज हो जाते हैं
तो उसको आपस में दोस्त बन जाते हैं, जिनके डाइवर्जेंस हो जाती है तो वो इंटरेस्ट, वो कहते हैं वो एक दुश्मन दुश्मन बन जाते हैं। तो इसलिए आपने हमेशा स्टेट इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और एनमी, ओनली इंटरेस्ट मैटर। ठीक हो गया। आपने से अपने इंटरेस्ट पे फॉरेन पॉलिसी जो आपकी है वो इंटरेस्ट मैटर पर होनी चाहिए, ना कि फ्रेंड या दुश्मन पर। ये ना हो कि हमारा दोस्त है ये दुश्मन है। ये जो कोटेशन है इसके बारे में है, अयूब खान ने लिखा है, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स आर फू, ओनली इंटरेस्ट मैटर्स। ठीक है, ये अयूब खान ने कोटेशन लिखी है ना, ये तो अयूब खान, ये जिसने लिखी है ज़ियाउल हक ने कोटेशन है। देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स आर फू, ओनली इंटरेस्ट मैटर्स, ये लिखी है ज़ियाउल हक ने की कोटेशन है। उसके बाद उसने जब कहा था कि वो उसने सपोर्ट कर रहे थे, फिर उसके एंगेस्ट हो गए थे। उसके बाद नंबर 6 जो पॉइंट है वो है सेकुलरिज्म। चर्चेज मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स। चर्चेज या रिलीजन आर सेपरेटेड, यानी इसको अलग किया जाए फ्रॉम पॉलिटिक्स। क्योंकि बीकावली के दौर में जो स्टेट थी वो किंग कंट्रोल नहीं कर रहे थे, बल्कि पोप कंट्रोल कर रहे थे। कि वो किंग को लीगलाइज करते थे और लीगलाइज भी करते थे। अगर वो कहते थे कि किंग ठीक है तो वो कहते, पब्लिक के साथ कहते थे पब्लिक वो ठीक है। अगर वो कहती थी कि किंग जो बादशाह है वो हुकूमत कर रहा है वो ख़राब है, तो वो पब्लिक के खिलाफ हो जाती थी। इसलिए बीकावली पहले थे जिन्होंने सेकुलरिज्म का कंसेप्ट दिया था कि स्टेट शुड बी सेकुलरिज्म, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन रिलीजन और पॉलिटिक्स, इसके दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। ठीक हो गया। तो सेकुलरिज्म की जो इजाद है वो बीकावली ने इसका कंसेप्ट दिया था। ठीक हो गया। इस वक्त दुनिया में सिर्फ चंद एक ममालिक, नोट कर लें, पाकिस्तान, ईरान, इसराइल, सऊदी अरेबिया और वेटिकन सिटी, ये 5 ममालिक हैं जो वो कहते हैं रिलीजियस स्टेट्स हैं। बाकी सारे सेकुलर स्टेट्स हैं। ठीक हो गया। तो ये नहीं, ये इतनी उसने मजबूत थ्योरी दी थी सेकुलरिज्म की। ये हो गया आपकी 6 प्रिंसिपल्स के। अब बादशाह को चाहिए, ये जो प्रिंस है उसको चाहिए कि मज़हब को अलहदा कर दे। अगर वो अगर आपको वायलेट कर दें, वायलेट द किंग्स ऑर्डर्स ऑफ किंग, ऑर्डर ऑफ किंग, तो उनको वो सजा दे हैं, पनिश देम, पनिश द रिलीजियस पीपल, जो सिनी वो जो पॉप्स हैं या मुल्लाज हैं या मस्जिद है, ये वगैरह जो जो आप इनको चाहें। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी वजह यह है कि पहले क्योंकि बादशाह टॉप पे है, उसके बाद जो मुल्ला है वो सब ऑफ द जो है चर्चेज द सब, यानी चर्च मस्जिद या मंदिर जो भी हैं चर्चेज, और सब ऑर्डिनेट हैं। ठीक हो गया। ये होगी आपकी 6 प्रिंसिपल्स हो गए, मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ मीकावली। अभी हम देखते हैं मॉडर्न रेलिवेंस ऑफ मीकावली रूल्स। पॉइंट नोट कर लें। रेलिवेंस टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ पावर पॉलिटिक्स। जो इसके बारे में पहले जो है सेकुलरिज्म,
सबसे पहली जो है वो है सेकुलरिज्म। ठीक है, सेकुलरिज्म जो अभी तक एग्जिस्ट करता है, सेकुलरिज्म जो अभी तक भी एग्जिस्ट करती है, थ्योरी उसकी है कि स्टेट्स शुड जो रिलीजन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स। ठीक हो गया, तो इसका जो उसने नाम दिया वो है सेकुलरिज्म। उसके बाद है थ्योरी ऑफ रियलिज्म। थ्योरी ऑफ रियलिज्म इसमें है कि जो है पावर डिटरमन द रिलेशनशिप्स, स्टेट नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट्स कि जो रिलेशन आजकल जो रिलेशन रियलिज्म यानी जो स्टेट्स हम आपस में रिलेशन बनाते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए बनाते हैं। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी बनती है वो इस पर बनती है कि हम अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकें। थ्योरी ऑफ रियलिज्म इंटरेस्ट मैटर वो प्रमोट था। उसके बाद है बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर जो थ्योरी है वो इस पे एग्जिस्ट करती है एक्सपैंड या एक्सपायर, कि अपने आप को इतना तैयार करते रहो कि पीस में ना रहो, कि आपको एक्सपैंड करते रहो, या फिर एक्सपैंड हो जाएंगे या एक्सपायर हो जाएंगे। बैलेंस ऑफ पावर इस पर एग्जिस्ट करती है। नंबर 4 जो पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ डिप्लोमेसी। प्रिंसिपल डिप्लोमेसी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डिप्लोमेसी कि आप उसके लिए झूठ भी बोल सकते हैं, किसी बंदे को धोखा भी दे सकते हैं, उसके अलावा आप किसी को कत्ल भी कर सकते हैं। डिप्लोमेसी तो ये है डिप्लोमेसी। तो वो कह रहा था कि आप सब कुछ किस लिए कर रहे हैं? इंटरेस्ट स्टेट के लिए कर रहे हैं, जो उसका पहला असूल था। तो ये डिप्लोमेसी भी उसी का वो उसकी मॉडर्न शेप है। उसके बाद है पेट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिक आर्मी। ठीक है, इसकी वही है कि आपने अगर इज्जत करवानी है या अपनी स्टेट को बचाना है तो आपके पास अपनी जो हो वो नेशनल आपकी स्ट्रॉन्ग आर्मी हो, मर्सनरीज जिसमें लिमिटेड उसका होल्ड हो, डिस्पोटिक नहीं पीरियोटिक आर्मी हो। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 है जो नेशनलिज्म। नेशनलिज्म ये है कि जो आप पीपल हो वो आपसे डरते हो, आपसे मोहब्बत करते हो, इसलिए कि वो मोहब्बत करते हो, लिमिटेड मोहब्बत करते हो लेकिन ज़्यादा आपसे डरते हो। यानी वो फेयर शुड बी हायर, ये तो गलत हो गया। फेयर जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए और लव कम होना चाहिए। यानी मोहब्बत भी करें, नेशनलिज्म अपनी स्टेट से मोहब्बत भी करें लेकिन वो डरते ज़्यादा हों आपके उससे। तो ये इसके जो 6 असूल थे वो आजकल इस तरह रिलैक्स करते हैं। मॉडर्न एलिमेंट्स इस तरह की सेकुलरिज्म को प्रमोट करते हैं। उसने कहा था 4 चीज़ों को अलग कर दो। उस थ्योरी ऑफ रियलिज्म है कि इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। बैलेंस ऑफ पावर ये है एक्सपैंड या एक्सपायर। थ्योरी के मुताबिक प्रिंसिपल डिप्लोमेसी है कि आप जो है किसी को कुछ भी कर सकते हैं। डिप्लोमेसी हैज़ नो पॉलिटिक्स इज नॉट मोरालिटी। इसके लिए पॉलिटिक्स का मोरालिटी के साथ कोई लिंक नहीं है। पेट्रियोटिक आर्मी होना चाहिए, यानी वेल इक्विप्ड, और जो कहते हैं देशभक्त वाली आर्मी होनी चाहिए, और नेशनलिज्म होना चाहिए। जो पब्लिक है उसमें नेशनलिज्म होना चाहिए, उसमें आपका प्यार भी हो लेकिन उससे ज़्यादा उनमें आपस में डर हो। ये तो होगी आपका पूरा मैकियावेली की थ्योरी। तो आप हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, कि ये मैं आपको जो घंटे 2 घंटे का लेक्चर है सुनने का, वो मैं आपको इंशाल्लाह क्रैश कोर्स यानी आपको आधे घंटे में दे रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और आपको जिस पॉइंट पे समझ ना आई हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह मैं आप उसका जवाब दूँगा। और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो अपनी रिवीजन करना चाहता है तो उनके लिए ये वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वस्सलाम।